एक मान्यता है कि जब पश्चिम में जो बयार बहती है उसका असर पूर्व तक जाता है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा सूबा है। अब 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो काफ़ी आक्रामक रहा है। इंडिया गठबंधन का चेहरा तो राहुल गांधी ही है, प्रधानमंत्री भी उन्हीं पर अटैक करते हैं, स्मृति ईरानी भी उन्हीं पर अटैक करती है। जो भी नेता है उनकी घबराहट कहिए या जो भी, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम चूंकि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा सुर्खियों में रहा, और अब तो अदालत आरोप भी चार्ज भी तय होना है। जो भाजपा कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती है, भाजपा तो खुद परिवारवाद में फंसी हुई है। भाजपा नेतृत्व में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार से इधर किसी को टिकट दे दे। रायबरेली में राहुल गांधी का जीतना लगभग तय है। उत्तर प्रदेश में सन 2014 में जितनी सीटें मिली थी बीजेपी को, 2019 में उतनी नहीं मिली, और 2019 के मुकाबले 2024 में उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं। यहाँ तक प्रधानमंत्री खुद जो है उन पर हेड स्पीच का भी आरोप लगा, कम्युनल बातें की उन्होंने, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। तभी लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही हरा सकती है, और इस बार ऐसा लग रहा है। भाजपा में भी अंदर खाने बगावत है। जैसे जब सपा की सरकार थी, कहीं कोई घटना होती थी तो अखिलेश यादव को फोटो लगा करके और टीवी पर एक दनादन चलने लगता था। अब क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि मीडिया एक तरह से बंधक बन चुका है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई कितनी बढ़ गई, रुपया गिर गया। तमाम सारे तो वादा किए थे ये मोदी और शाह साहब, लेकिन शाह और बादशाह के तमाम वादे जो है वो झूठे निकले, खोखले निकले। तो लोग इसको सोच रहे हैं। ऐसा नहीं, संविधान तो कोई भी सरकार आएगी संविधान नहीं बदल सकती है, ऐसा नहीं, इतना कमजोर देश नहीं है। संविधान में संशोधन होते रहते हैं, हमेशा पहले भी होते आए हैं। अब हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, और तमाम लोग जो सरकार के विरोध में गए उनको आपने जेल में डाल दिया। लोकसभा के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 5वें चरण की ओर चुनाव जा रहा है। अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, पूर्वांचल और अवध की ओर चुनाव जा रहा है। इस 5वें चरण के चुनाव को कैसे देखते हैं? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद कोमल जी, वरिष्ठ पत्रकार है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? 5वें चरण किस प्रकार से ये देखना चाह रहे हैं? बड़ी वीआईपी सीटें उन चरणों में 5वें चरण में है। तो अरविंद कोमल जी, आपका जो जेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। अब 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 5वें चरण की ओर जो चुनाव जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो है 5वां चरण जो है अवध की ओर, जिसमें जो है राम मंदिर, जिसकी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, उस ओर चुनाव जा रहा है। तो इस चुनाव में 5वें चरण के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या राम मंदिर का इस 5वें चरण पर माकूल असर पड़ने जा रहा है चुनाव में देखा जाए तो? ऐसा है कि देखिए, चुनाव का हर चरण महत्वपूर्ण रहा है। ऐसा नहीं कि 5वां चरण ही महत्वपूर्ण रहा हो। पहले चरण में जैसे सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, वेस्ट यूपी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वोटिंग हुई है। मुरादाबाद, तो इसमें भी वीआईपी सीटें रही हैं। फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण। अब क्या है कि एक मान्यता है कि जब पश्चिम में जो बयार बहती है उसका असर पूर्व तक जाता है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा सूबा है। तो विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया है। अब 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो काफी आक्रामक रहा है। इसके पहले के चुनाव में जो मैंने देखा कि खुद राहुल गांधी आत्मरक्षात्मक स्थिति में थे, लेकिन अब हर जो चुनाव आगे बढ़ रहा है त्यों खासतौर से इंडिया गठबंधन का चेहरा तो राहुल गांधी ही है, प्रधानमंत्री भी उन्हीं पर अटैक करते हैं, स्मृति ईरानी भी उन्हीं पर अटैक करती है। जो भी नेता है उनकी घबराहट कहिए या जो भी, तो राहुल गांधी में आप देखिए वो लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी बहन प्रियंका गांधी भी। अब 5वें चरण के चुनाव में देखिए, इसमें रायबरेली, अमेठी और शायद नहीं है इसमें आपका जो अगले चरण में चुनाव होने जा रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने कहा कि वो फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या नाम दे दिया गया है, वो सीट है। तो यहाँ से बड़े दिलचस्प मुकाबले होने जा रहे हैं। जैसे फैजाबाद की बात करें, अयोध्या सीट की, तो अब वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लल्लू सिंह को उतारा है। लल्लू सिंह 5 बार के विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं।
और ये सामान्य सीट है फैजाबाद, लेकिन वहां से समाजवादी पार्टी ने एक नई चाल चली, जैसा कि मेरठ में सामान्य सीट होने के बाद भी उन्होंने सुनीता वर्मा को, जो दलित समाज से आती है, टिकट दे दिया था और वो अच्छा चुनाव लड़ी है, माना जा रहा है कि जीत भी सकती हैं। इसी तरह से वहाँ एक पासी समाज से अवधेश प्रसाद आते हैं, तो सपा ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। इन्हीं दोनों में लड़ाई है। आप ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम, चूंकि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा सुर्खियों में रहा और अब तो अदालत आरोप भी, चार्ज भी तय होना है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को तो टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, लेकिन उन्हीं की बेटे करण भूषण को दिया है। करण भूषण के बड़े भाई प्रतीक भूषण, वो सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। तो जो भाजपा कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती है, भाजपा तो खुद परिवारवाद में फंसी हुई है। एक नहीं, कई उदाहरण हैं और यहां भी वही प्रयोग किया। भाजपा नेतृत्व में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार से इतर किसी को टिकट दे दे। उनको मालूम है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह बगावत करेंगे तो कैसरगंज, गोंडा, आसपास की कई सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं। ठाकुर समाज में उनका एक प्रभुत्व है, तो वहां से उनको लड़ा दिया। ये वहां भी चुनाव फंसा हुआ है। कैसरगंज सीट पे राजपूत केवल 1.5 लाख है, ब्राह्मण 4 लाख है और दलितों की अच्छी खासी संख्या है। तो चुनाव इस बार फंसा हुआ है वहां पर भी, कैसरगंज में और अयोध्या में भी। रायबरेली और अमेठी की जहां तक बात है, तो रायबरेली में राहुल गांधी का जीतना लगभग तय है और अमेठी में किशोरीलाल शर्मा को लड़ाया है। तो किशोरीलाल शर्मा अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां भी इस बार भाजपा की दाल नहीं गलेगी। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से उतारा गया है। मेनका गांधी की भी सीट फंसी हुई लगती है। आगे पूर्वांचल में जैसे घोसी है, घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन घोसी में ओम प्रकाश राजभर का माहौल अभी तक नहीं बन पाया है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी की बेटी मैदान में है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। उनके मुकाबिल भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ यादव है। आगे बलिया बनास वगैरह भी है, तो खैर बनारस तो प्रधानमंत्री निसंदेह विजित होकर के आएंगे, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी के लिए कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं हर चरण में। देखा जाए तो जो है प्रथम चरण से जब चुनाव शुरू हो जाता है तो जो है बातचीत की जाए तो जो है इंडी गठबंधन जो है मजबूत होकर जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे जो चुनाव के चरण बढ़ते जा रहे हैं तो इंडी गठबंधन जो है मजबूत होता जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो है इन चुनावों के चरणों में जो है इंडी गठबंधन जो है मजबूत सामने बीजेपी के उभर का सामने आया है? देखिए, ये तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सन 2014 में जितनी सीटें मिली थी बीजेपी को, 2019 में उतनी नहीं मिली और 2019 के मुकाबले 2024 में उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घट रही हैं। पहले चरण के बाद मुझे ऐसा अनुमान था कि कम से कम नहीं तो 70 सीट बीजेपी जीत जाएगी यूपी में, लेकिन अब मुझे लगता है कि 50, 52, 55 तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश के अलावा भारतीय जनता पार्टी की हालत हर जगह बहुत खराब है। तो मुझे तो लगता है कि चूंकि अब अपनी हालत खराब देखते हुए बीजेपी के जो नेतृत्व है, यहाँ तक प्रधानमंत्री खुद जो है उन पर हेट स्पीच का भी आरोप लगा, कम्युनल बातें की उन्होंने, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। तो भाजपा घबराई हुई है। कभी लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही हरा सकती है और इस बार ऐसा लग रहा है। भाजपा में भी अंदर खाने बगावत है। यूपी, दिल्ली, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह अंदर खाने बहुत ज्यादा, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं है, संकेत कुछ अच्छे नहीं है। अब कर्नाटका को आप देख लीजिए, वहां जो घटना हुई, देवगौड़ा के पौत्र ने जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप किया, उसकी वीडियो बनाई, प्रधानमंत्री उनके लिए सभा कर रहे थे, फिर वो भाग गए विदेश। तो उससे पूरे देश की महिलाओं में, मणिपुर की घटना है जहां प्रधानमंत्री जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तो महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, वो सब चीजें जो है लगता है कि बेमानी है। अब उत्तर प्रदेश में ही कुछ चीजें अच्छी हैं लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, लेकिन आप कहोगे नहीं लॉ एंड ऑर्डर एकदम मजबूत हो गया, ऐसा नहीं है।
हम मानते रहे कि भाई चलिए ठीक है, अब रोड होल्ड अप नहीं होता है, किडनैपिंग नहीं हो रही है, रंगदारी नहीं वसूली जा रही है, लेकिन तमाम तरह के अपराध आप देखिए, पत्रकारों को अब तक तमाम पत्रकार जेल में, कितनों को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया। अभी कुछ दिन पहले जौनपुर के शाहगंज में अरविंद श्रीवास्तव क्या नाम है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बरेली में एक पत्रकार को इसलिए पीटा गया कि वो मतलब अमित शाह की सभा में रिपोर्टिंग करते समय वो देखी वीडियो वायरल हुई होगी। और हर जगह तो पिछले साल गाजियाबाद में एक जोशी नामक पत्रकार को बदमाशों ने गोली मार के मौत के घाट उतार दिया था। ये तो रही पत्रकारों की बात, महिलाओं को भी लेकर के तो आप देखिए तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं। अब एक उसकी फोकसिंग गोदी मीडिया नहीं करता है। जैसे जब सपा की सरकार थी, कहीं कोई घटना होती थी तो अखिलेश यादव को फोटो लगा करके और टीवी पर एक दनादन चलने लगता था। अब क्यों ऐसा नहीं कर, जो कि मीडिया एक तरह से बंधक बन चुका है, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। जो हिम्मत जुटाएगा उस पर तमाम केस लाद दिए जाएंगे, उसे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा मतलब खतरा भी है। लेकिन ये भारत है, भावनाओं का देश है। यहाँ जब जनता हाकिम और हुकूमत से रोकती है ना, तो वो फिर सड़कों पर उतरती है और रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां लेकर के सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो यही खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। आज नौजवान बेरोजगार है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई कितनी बढ़ गई, रुपया गिर गया। तमाम सारे तो वादा किए थे ये मोदी और शाह साहब, लेकिन शाह और बादशाह की तमाम वादे जो है वो झूठे निकले, खोखले निकले। तो लोग इसको सोच रहे हैं। यूपी में जो कुछ बढ़त मिल रही है वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से। ईमानदार, उनके पास अपना कुछ नहीं है, पूरा उन्होंने परिवार त्याग दिया, सांसारिकता से दूरी बनाकर उन्होंने गोरखपीठ में वहाँ का दायित्व संभाला और पूरे प्रदेश का दायित्व संभालना है दूसरी बार उनको। तो उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक है, बाकी कहीं नहीं। भैया महाराष्ट्र में देख लो, तमिलनाडु में देख लो, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, बिहार में और पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में इनका बड़ा बुरा हश्र होने जा रहा है। आप जब विश्लेषक माने जाते हैं और राजनीतिक विश्लेषण के साथ साथ अगर हम देखा जाए वरिष्ठ पत्रकार भी आप हैं, लेकिन संविधान ने जिस प्रकार से चतुर्स्तंभ माना है पत्रकारिता को, और आपने ये दो घटनाएं को इंगित किया, अभी इशारा किया है कि जो है, और बीजेपी के राज में जो पत्रकारों के साथ ऐसा होता है, या महिलाओं के साथ मणिपुर की घटनाएं भी आपने बताई, एक दो घटना और भी गिनवाई है। क्या यही बीजेपी का राम राज्य है जिसके जो चुनाव में लेके आ रही है, जिसको जो अपने प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया पिछले 10 साल का, मोदी जी की अगर हम बात करें, 7 साल के अगर योगी जी की बात करें, क्या ये प्रोजेक्ट उनके कहने के विश्वास पे महिलाओं के या पत्रकारों के खरा उतरने जा रहे हैं, जनता के खरा उतरने जा रहा है? देखिए, ये देश बहुत बड़ा है और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पूरी तरह कंट्रोल किसी की सरकार में नहीं हुआ, चाहे मायावती की सरकार रही हो। कल्याण सिंह भी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते थे। और भी, और पत्रकारों पर रही बात हमले की, ये कोई नई बात नहीं है और दुनिया के सभ्य देशों में भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। फ्रांस में एक कार्टून पत्रिका थी, शार्ली एब्दो, उसके संपादक और 12 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी एक साथ। कार्टून पत्रिका थी वो। तो डेनियल पर्ल से लेकर के तमाम पत्रकारों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में भी हर साल का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो तमाम पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसको लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब संवेदनशील। अभी कोर्ट का एक आदेश आया है कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है, उनके साथ पुलिस को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि वो जनहित में वहां पर खड़ा हुआ है। अब यह कि पत्रकारिता में भी तमाम गलत लोग घुस आए हैं, तो उनके साथ तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो जेन्युइन पत्रकार हैं और जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व सत्तानशील सरकारों का है।
और ऐसा होना चाहिए। नई महिलाओं की भी आपने जिक्र किया है, साथ साथ अगर हम देखें जाए तो एक दो दिन पहले की घटना है कि जो दो होमगार्ड कथित जो है दलित की जो है पिटाई कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी जो है इस पे जो है संज्ञान में लेते हुए जो है इस पे एक अपनी टिप्पणी दी है। तो क्या यही जो है योगी जी का जो है लॉ एंड ऑर्डर या मोदी जी का राम राज्य यही है जो स्थापित किया गया है, या इसको लेकर चुनाव में आ रहे हैं? देखिए सरकार जो है वो, देखिए योजनाएं सबके लिए सरकार ने बनाई हैं, योगी सरकार ने, और ऐसा कुछ नहीं कि वो दलितों के लिए संवेदनशील नहीं है। अब कुछ इस तरह की घटनाएं हो गई हैं, लेकिन उसके लिए ये मतलब ये कोई पैमाना नहीं है कि इस तरह की उन पर कार्रवाई भी हो रही, तुरंत तत्काल उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त या इस तरह की हरकत कर रहा है तो बिल्कुल उसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं भी निंदा करता हूँ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम अभी जाति जंजाल में उलझे हुए हैं। और लेकिन ये हमारी भारतीय समाज का बहुत बड़ा अभिशाप है कि अभी भी जो जितना पढ़ा लिखा है ना वो उतना ही ज्यादा जातिवादी है। तमाम तरह के जाति संगठन बने हुए हैं, क्या है इसका मतलब? लेकिन पूरी दुनिया में है, दुनिया में जातिवाद नहीं है तो वहां नस्ल वेद है, गोरे काले का झगड़ा है, और ये झगड़े इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले। अब जातिवाद की बात करें, क्या ये जातिवाद की अगर हम बात करें, जिस तरह की जातिवाद की नाराजगी उभर के सामने है प्रथम चरण से कुछ से देखा जाए तो, चाहे वो राजपूत समाज के रही हो या अन्य समाज के रही हो, क्या इसके जो चुनाव में माकूल असर दिखाई दे रहा है? देखिए ये तो हर जगह होता है, इस चुनाव में भी हुआ, हर चुनाव में होता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ जाति जटिलताओं में ही राजनीति होती है। और उसी में अब दिल्ली तो है नहीं, उत्तर प्रदेश, भाई दिल्ली में क्या, दिल्ली में उड़ीसा का भी आदमी है, बिहार का भी आदमी है, झारखंड का भी है। वहाँ लोग देखते हैं हमें सुविधाएं कौन दे रहा है। अब केजरीवाल ने बिजली पानी मुफ्त कर दी, दवाई फ्री कर दी, और सुविधाएं नहीं, तो देखिए तीसरी बार चुन करके मुख्यमंत्री बने हैं। तो वहाँ की स्थितियां भिन्न है, लेकिन यहाँ जो है स्टेट्स में वो खासतौर से जो ये राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी है, तो कहीं जाति समीकरण है, कहीं धार्मिक हो जाता है उन्माद, उस आधार पर सियासत होती है। एक तरफ जो है संविधान बचाओ की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो है 400 पार की बात हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही। अब बात हो रही है मंगलसूत्र की, अब बात हो रही है संपत्ति की, अब बात हो रही है मुस्लिम की। तो क्या ऐसा लगता है कि जो 400 पार का नारा बीजेपी का था, क्या वो पूरा होने जा रहा है? आप देखिए ये चुनावी सभाओं में एक दूसरे पर अटैक करने के तरीके हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र तुम्हारा, मुसलमानों में जमीन बांट दी जाएगी, कांग्रेस पे इसी तोहमत लगाते हैं। कांग्रेस भी उन पे तमाम सारे आरोप लगा रही है कि आपने चंदा इतना कर लिया और ऐसे लोगों से चंदा लिया जिनसे मतलब सार्वजनिक रूप से आप जिनका वो करते रहे। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं राजनीति में, एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप। जहाँ तक संविधान बदलने की बात है, लोग कहते हैं लोगों को जानकारी नहीं है संविधान ऐसे कैसे, संविधान जब से बना उसमें तमाम संशोधन हुआ है। संविधान में तमाम अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, राजनीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं। संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ी है, हम भारत के लोग, उसमें धर्म निरपेक्षता की बात कही गई है। संविधान ऐसे कोई नहीं बदल सकता है कि ये तो डराया जा रहा है कि संविधान ही बदल दिया जाएगा, जैसे इस्लाम खतरे में है, या फिर इधर हिंदू संगठन का खिलाफ जिहाद, ये चीजें ऐसा नहीं। संविधान तो कोई भी सरकार आएगी संविधान नहीं बदल सकती है, ऐसा नहीं, इतना कमजोर देश नहीं है। संविधान में संशोधन होते रहते हैं, हमेशा पहले भी होते आए हैं। वो संभव है कि कोई संशोधन कर दिया जाए, कोई नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाए, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो 4-5 देशों के संविधान का अध्ययन करके और जिस संविधान में जो अच्छी बातें थी उसको लेकर के बनाया गया है। जैसे नीति निर्देशक तत्व कहीं से लिए गए, मौलिक अधिकार कहीं से लिए गए, अमेरिका के संविधान की कुछ बातें कहीं से ली गई। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान अत्यंत लचीला और अत्यंत कठोर भी है, ठीक है ना। अब अमेरिका में द्विसदनात्मक प्रणाली है, इंग्लैंड में भी यही केवल द्विदलीय सदनात्मक कर रहा हूँ, हाँ 2 सदन तो यहाँ 2 दलीय। अब यहाँ बहुदलीय प्रथा है, प्रथा क्या वो संविधान में है, आप भी अपना दल बना के चुनाव लड़िए। तो संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत ठोक बजाकर उसको बनाया है, उसमें तमाम और बुद्धिजीवियों का योगदान रहा है, और उसमें दलितों के, वंचितों के हक हुकूक की बात है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं अल्पसंख्यकों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़े वर्ग को
संविधान से गायब कर दिया जाएगा, उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, फिर तो देश सड़कों पर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो विपक्षी दल कह रहे हैं। केवल विपक्ष का जो है मुद्दा मात्र है, संविधान बदल की बात जो हो रही है। नहीं, विपक्ष कहाँ केवल संविधान की बात थोड़े कह रहा है, संविधान खतरे में विपक्ष कह रहा है। और वो इसलिए कह रहा है कि सरकार बीजेपी तानाशाही रास्ते पर चल चुकी है और ये नहीं होना चाहिए भारतीय डेमोक्रेसी में कि जिसपे देखो ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो। सरकार के लिए सब चीजें आत्मघाती हो रही है ना। अब हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया और तमाम लोग जो सरकार के विरोध में गए उनको आपने जेल में डाल दिया और आपके यहाँ आ गए तो आप जो है उनको बिल्कुल स्वच्छ धवल और उज्जवल साबित कर रहे हैं। तो पब्लिक इन चीजों को समझ रही है कि आप एन केन प्रकार हैं। तो ये जो तानाशाही के रास्ते पर चले हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय या पूरी बीजेपी सरकार में जो लोग ओहदे पर हैं, इसका बड़ा खराब असर जनता में गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ इस बात। लेकिन इसके अलावा भी विपक्ष जो है वो सरकार की तमाम खामियों पर अटैक कर रहा है। आप देखिए बेरोजगारी पर, महंगाई पर, सिलेंडर का दाम कितना हो गया, कितने बेरोजगार हैं, भर्तियां नहीं निकल रही हैं। तो ये मुद्दे दिख नहीं रहे लेकिन अंदर खाने दौड़ रहे हैं। अब जैसे पेपर लीक होना कितनी बड़ी विडंबना है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, अग्निवीर भर्ती को मुद्दा बना रहा है। ये राजस्थान, पंजाब, वेस्ट यूपी से थोक में नौजवान बेचारे लड़के मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, तब उनकी सेना में भर्ती होती है। 4 साल के लिए अगर आप नौकरी मिलेगी तो आपके भीतर 10 देशभक्ति का जज्बा वो नहीं रहेगा। बाकी चरण जो बचे हैं लोकसभा के जो है कैसे देखते हैं इन चरणों में जो है क्या स्थिति आएगी? क्या इंडी गठबंधन को जो बढ़त मिलने जा रही है या बीजेपी जो है अपना जो अस्तित्व है या बीजेपी की सीट हर जगह घट रही है और यूपी में भी। बस इतना ही मैं कहूँगा। चलिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब बेबाकी से चर्चा की है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।